जय हिंद साथियों। कैसे आप सब लोग, सब मज़े में। तो अपनी जो वीडियो है आज की वो है मंडला ज़िला, और मंडला ज़िले के अंतर्गत ये आज दूसरा वीडियो है मंडला ज़िले का। मैंने पहला वीडियो डाल दिया है, अगर यदि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज करते हैं अपन मंडला ज़िला, और मंडला ज़िला आज समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ में अपना जबलपुर संभाग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा नया संभाग उठाएंगे, जैसे कि इंदौर संभाग देखेंगे, क्योंकि इंदौर संभाग भी काफ़ी बड़ा है और उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंदौर संभाग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ये दोनों संभाग और जबलपुर संभाग निपट चुका है अपना, मतलब जबलपुर संभाग अपन 8 जिले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन जो इंदौर संभाग है, जब इंदौर संभाग पढ़ लेंगे तो फिर इतना कुछ बड़ा या मैटर रह नहीं जाता है। कि इंदौर संभाग उज्जैन संभाग बचता है, उसके बाद में उज्जैन संभाग देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मंडला ज़िला। मंडला ज़िला स्टार्ट करने से पहले आपसे सभी से मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें यार। थोड़ा सा मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना, तो जिससे कि मेरी मेहनत समझ के वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करा करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, बताएं उन्हें। फ्री में ही तो कर रहा है सब कुछ, तो करने में क्या जा रहा है मोबाइल से। तो मंडला ज़िले में इससे पहले वाले वीडियो में अपन काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, और आज बची जो चीज़ें हैं आज इसके माध्यम से जान लेंगे। मंडला ज़िला में एक क्या है, तो इको पर्यटन केंद्र है। क्या है, कालपी जगह पर एक इको पर्यटन केंद्र स्थित है। कौन सा है, कालपी इको पर्यटन केंद्र कहाँ पड़ता है, तो कालपी इको पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है, तो अपने मंडला ज़िले में स्थित है। कहाँ पे, मंडला ज़िले में कालपी इको पर्यटन केंद्र स्थित है। ठीक है, कालपी ग्राम में ही, कौन सा, ये कालपी ग्राम में, कालपी ग्राम में ही घुंघरा जलप्रपात स्थित है। कौन सा है, घुघुरा। कौन सा है, घुघुरा। ठीक है, तो आपसे पूछ जाए कि घुघुरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, तो घुघुरा जलप्रपात मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो घुघुरा जलप्रपात मंडला जिले में स्थित है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर रोशनी आ रही होगी, ये एशिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा नैनपुर। कौन सा, नैनपुर नैरोगेज जंक्शन। कौन सा है, नैनपुर नैरोगेज जंक्शन कहाँ पे स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, नैरोगेज जंक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो मंडला जिले में स्थित है, और इसे हाल फिलहाल में अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियां कई चौड़ी रहती है, कई की जगह काफ़ी ज़्यादा सकड़ी रहती है, यानी कि उनके बीच का अंतर काफ़ी कम रहता है, बीच का गैप। तो ये वही जंक्शन है जिसके बीच में क्या रहता है, पर जो दोनों पटरियों के बीच का जो गैप है ना, वो क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है। ठीक है यानी कि उस पर जिनके जो वही ट्रेनें चल सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सकड़ी पटरी पर चल सकती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पटरियों के बीच का अंतराल कम होता है। ठीक है, तो ये वही स्टेशन है जहाँ पर क्या है, दोनों पटरियों के बीच का अंतराल है जो काफ़ी कम था। ठीक है ना, आज की जो वर्तमान लाइनें देखते हैं अपन, उनके बीच में काफ़ी अंतर रहता है इतना सा, और इनके बीच में क्या था, काफ़ी कम था। इसलिए इसे जो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो नैनपुर नैरोगेज जंक्शन था, इसे क्या कर दिया गया है, सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। ये 2020 में ही किया है। कब किया था, 2020 में ही किया था। एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है ना, याद रखिए। तो नैनपुर नैरोगेज जंक्शन कहाँ पे स्थित है, तो मंडला जिले में स्थित है। एशिया का ये सबसे बड़ा जंक्शन था, जिसे क्या कर दिया गया है, अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, मंडला का जो किला है, मंडला जिले का जो किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरेश शाह या नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेश शाह भी मिलेगा आपको, नरेश शाह इसका वास्तविक नाम था, लेकिन कई कई किताबों में आपको नरेंद्र शाह भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नरेंद्र शाह और नरेश शाह एक ही व्यक्ति है। कौन है, नरेंद्र शाह या नरेश शाह। तो नरेंद्र शाह या नरेश था, नरेंद्र शाह या नरेश शाह था, जिसके द्वारा किसका मंडला किले का, मंडला में जो स्थित किला है उसका निर्माण करवाया गया था। और ये किस वंश से था, तो ये गोंड वंश का शासक था। कहाँ का था, तो ये गोंड वंश का शासक था। ठीक है, गोंड वंश का शासक था, तथा इसी किले में ये जो मंडला का जो किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरेश शाह द्वारा करवाया गया था। इसी किले में, यानी कि इसी किले के अंदर राजराजेश्वरी, कौन है, राजराजेश्वरी देवी है। क्या है, राजराजेश्वरी का देवी का मंदिर भी स्थापित है। इसी किले में क्या है, राजराजेश्वरी देवी के मंदिर का भी
निर्माण कराया गया है। और ये राज राजेश्वरी जो देवी है ये गोण शासकों की कुल देवी थी। कौन है? यानी कि गोण वंश की जो अपनी कुल देवी देवता नहीं रहते क्या, उसी तरीके से गोण वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? तो राज राजेश्वरी देवी है। कौन है? राज राजेश्वरी देवी है, जिनके मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तो मंडला जिले में ही करवाया, मंडला जिले के किले में ही करवाया गया है। और इस जो मंदिर का निर्माण करवाया है वो किसने करवाया था? तो राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था निजाम शाह द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा करवाया गया था? निजाम शाह द्वारा, ठीक है ना। यानी कि गोण शासकों ने किले का निर्माण तो करवाया है, नरेश शाह ने मंडला किले का निर्माण तो करवाया है, ठीक है, लेकिन जो उनकी कुल देवी है राज राजेश्वरी देवी, उसके मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। उसका मंदिर का जो निर्माण करवाया था उसी किले के अंदर ही, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो निजाम शाह द्वारा करवाया गया था। राज राजेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निजाम शाह द्वारा करवाया गया था। राज राजेश्वरी कौन से कुल की देवी है? तो गोण वंश के कुल की देवी है, ठीक है। जीवाश्म संग्रहित करने वाला पहला जिला पुरातात्विक संग्रहालय है। यहाँ पे क्या है? जीवाश्म संग्रहित करने वाला, क्या? जीवाश्म संग्रहित करने वाला पहला जिला पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो मंडला जिले में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी, ठीक है। तो जिला पुरातात्विक संग्रहालय केवल मंडला जिले में नहीं है, इसके अलावा सागर, धार में है, भोपाल में है, ठीक है। तो जिला पुरातात्विक संग्रहालय वो होता है जो जिले के अंदर जो प्राचीन जो दीवार यानी प्राचीन किले हैं, अगर कोई टीला दिख रहा है तो वहां पे जो पुरातात्विक विभागित करता है, उत्खनन वगैरह जो भी करवाते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किसने करवाया, नई जो पुरानी सभ्यता है उनको खोजना, ये कौन करता है? तो पुरातात्विक विभाग ही करता है। कौन करता है? पुरातात्विक विभाग ही करता है। तो जिला पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी मध्य प्रदेश में की गई है। क्या? जिला पुरातात्विक, यानी कि जिले के अंदर पुरातात्विक विभागों का, यानी कि प्राचीन स्थानों का पता लगाना, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन जिला पुरातात्विक विभाग कहते हैं। तो जिला जो पुरातात्विक विभाग है जो मंडला जिले में स्थित है, उसकी खासियत ये है कि ये जीवाश्म संग्रहित करता है। क्या करता है? जीवाश्म, यानी कि बचे कुचे जो भी अवशेष मिलते हैं, कोई जीवाश्म, जैसे कि डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं भैया, डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, तो वो क्या कर लेगा? इनको जीवाश्मों को क्या कर लेगा? संग्रहित करने वाला है। ये क्या है? वहां से उठा के लाके और उन्हें एक म्यूजियम बना लिया, उसमें उनको रख दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है? जीवाश्म संग्रहित करता है। जो मंडला जिले में जो जिला पुरातात्विक संग्रहालय है, ये क्या करता है? जीवाश्म संग्रहित करने वाला है। बाकी जो जिला पुरातात्विक विभाग है ना, वो क्या करते हैं? वो जीवाश्मों का संग्रहण नहीं करते, ठीक है। और जिला पुरातात्विक विभाग संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी मंडला जिले में? तो 1976 में की गई थी। जबकि जो सबसे पुराना जिला पुरातात्विक संग्रहालय है वो कौन सा है? तो धार जिले में किया गया। धार जिले में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो धार जिले में इसकी स्थापना की गई थी। प्रदेश का पहला जिला पुरातत्व संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो धार जिले में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1905-06 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905-06 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरा विदिशा में खोला गया था। इसके बाद में तीसरा भोपाल में खोला गया, ठीक है। भोपाल में भी स्थित है जिला पुरातत्व विभाग। तो जिला पुरातत्व विभाग में जीवाश्म संग्रहित करने वाला कौन सा है? तो मंडला जिले में स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय ही है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जिला पुरातत्व विभाग कौन सा है? तो धार जिले का है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1905 एवं 6 के बीच में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सूरज कुंड है। ये क्या है? सूरज कुंड कहाँ पे पड़ता है? तो मंडला जिले में स्थित है। कौन सा गांव है? तो ग्राम पुरवा में पड़ता है। कौन से गांव में पड़ता है? तो ग्राम पुरवा में सूरज कुंड स्थित है, ठीक है। और यहीं पर एक हनुमान मंदिर भी स्थित है, यानी किसी सूरज कुंड के पास ही क्या है? एक हनुमान मंदिर है। इसके बारे में ये कथा है कि ये अपनी मतलब आकृति बदलता है। क्या करता है? अपनी आकृतियां, अपनी रंग बदलता है। अपन क्या कहते हैं ना, रंग नहीं बदल रहा, रंग बदलता है। इस व्यक्ति के काफी सारे रंग है, अलग अलग रंग बदल लेता है किसी भी समय पे आने पे। तो ये क्या करता है? अपनी आकृति बदलता है। कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तब इसमें जो स्थित मूर्ति है, यानी कि जो हनुमान मंदिर के अंदर स्थित जो मूर्ति है वो युवा अवस्था में आ जाती है। कैसी अवस्था में आ जाती है? युवा अवस्था में, बाल अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? यानी कि सूर्योदय होने के साथ ही कौन सी अवस्था में आ जाती है? बालावस्था में आ जाती है। जैसे ही दोपहर होता है तो ये आ जाती है युवा अवस्था में आ जाती है, और जैसे ही शाम होता है तो ये प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है, यानी कि बूढ़ी अवस्था में आ जाती है। कैसी अवस्था में? तो बूढ़ी अवस्था में, ठीक है। तो इसलिए ये हनुमान मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? तो मंडला जिले में। और मंडला जिले के कहाँ पे स्थित है? तो पूरा गाँव में, सूरज कुंड के पास ही। इसके अलावा
मंडला जिले में बूढ़ी माता की मड़िया भी स्थित है। बूढ़ी माता की मड़िया कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में ही स्थित है, जो कि नर्मदा और बंजर नदी का जो संगम होता है उस संगम पर कौन सा है? तो बूढ़ी माता की मड़िया स्थित है। बूढ़ी माता की मड़िया, ठीक है। इस यहाँ पर संगम घाट भी स्थित है, इसे अपन संगम घाट भी कहते हैं। तो बूढ़ी माता की मड़िया कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। जबकि बूढ़ी माई की बगिया कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो गई? बूढ़ी माता की मड़िया। और जबकि माई की मड़िया कहाँ स्थित है? तो अनूपपुर जिले में स्थित है। कौन से में? अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। पुष्पराजगढ़ तहसील में जहाँ पर सरस्वती कुंड है, और उसी सरस्वती कुंड से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो नर्मदा नदी की मानी जाती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की कौन सी तहसील से होता है? तो पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है। और माई की बगिया कहाँ पे स्थित है? तो अनूपपुर जिले में ही स्थित है, और अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। जबकि बूढ़ी माता की मड़िया कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में नर्मदा प्लस बंजर नदी के संगम पर, जहां पर दोनों नदियां आके मिलती है। जोगन झुर्री, कौन सा? जोगन झुर्री जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो जोगन झुर्री जलप्रपात भी मंडला जिले में ही स्थित है, और ये मंडला जबलपुर हाईवे पर स्थित है। ये कहाँ पे है? मंडला से जबलपुर जाने का जो हाईवे स्थित है वहीं पर कौन सा जलप्रपात पड़ता है? तो जोगन झुर्री जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो जोगन झुर्री जलप्रपात कहाँ है? तो मंडला जिले में स्थित है। मंडला प्लस जबलपुर हाईवे पर स्थित है ये। दादा धनीराम की, कौन सी? दादा धनीराम, हमारे दादा बहुत धनी थे, ठीक है ना। तो दादा धनीराम की समाधि कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। तो हमारे दादाजी कहाँ धनीराम थे? मंडला जिले में थे, ठीक है। तो दादा धनीराम की समाधि कहाँ है? तो मंडला जिले में, ठीक है। ट्रिक अपन किसी व्यक्ति का कोई याद करने का तरीका होता है, कोई कहानी बना के याद रख लेता है, कोई कहानी बना के याद रख लेता है, कोई अलग ऐसे कहानी बना के याद करोगे ना तो वो काफी समय तक टिकती है। रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। रटो, अपन को 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं अपन को कंपटीशन एग्जाम देना है, और उसके लिए लंबा याद करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आज रट के गए सुबह पेपर दे के आ गए, ऐसे कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। तो किसी भी तरीके से याद कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि आप भूले ना बस उस चीज को। शर्त इतनी सी, और इतना नहीं कि मतलब जब भी अपन अगर अपने सामने ऑप्शन आए 4 तो अपन उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी हुई है। तो दादा धनीराम की समाधि कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। इसके अलावा नर्मदा से घिरा अर्धद्वीपीय जिला भी मंडला ही है। अर्धद्वीपीय किसे कहते हैं? अर्धद्वीपीय, देखो द्वीप समझते हैं पहले, द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं, मान लीजिए ये कोई क्या है? ये कोई स्थल खंड है। ये क्या है? कोई स्थल खंड है, ठीक है। इसे स्टार बना ले, अपन इस तरीके से बना लेते हैं। ये क्या है? कोई स्थल खंड है, ठीक है। इसके चारों ओर ये क्या है? इसके चारों ओर क्या है? जल है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है? जल है, यानी कि बीच में कोई स्थल खंड है और उसके चारों ओर क्या है? एक स्थल खंड है, ठीक है। ये क्या है? ये लाल डॉट से क्या बना है? स्थल खंड है। मान लीजिए आप नदी में डूबे हो, और नदी में डूब के और आपने बस अपना सर बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो आपका जो सिर है ना वो क्या कहलाएगा? एक द्वीप कहलाएगा। आपके जो सर बाहर निकला है उसको क्या मान लीजिए? एक स्थल खंड मान लीजिए, और उसको क्या कहलाएंगे आप? द्वीप कहलाएंगे। यानी कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? अपन द्वीप कहते हैं। यानी कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? अपन द्वीप कहते हैं। जबकि जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, यानी कि 3 ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। यानी कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र और एक तरफ किससे लगा हो? स्थल खंड से लगा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत क्या एक प्रायद्वीप है, 3 ओर से जल से घिरा है और एक तरफ किससे लगा है? तो उत्तर दिशा की ओर किससे लगा है? तो भूखंड से लगा है, इसलिए भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जो जबकि चारों ओर से द्वीप से घिरा हो उसे पानी से घिरा हो उसे अपन द्वीप कहते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये क्या है? द्वीप है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरे हैं? तो समुद्र से ही, अर्थात पानी से घिरे हों। और जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो, क्या? जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो और एक तरफ जल से घिरा हो, यानी कि जिसका भाग एक तरफ तो किससे लगा हो? पानी से लगा हो। यानी किसी भी चीज को मान लीजिए, जैसे कि ये वाला भाग मान लीजिए भारत का, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये क्या हो गया? गुजरात हो गया, और ये नीचे वाला भाग ये गुजरात हो गया, या ये वाला भाग, ठीक है। तो जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो और एक तरफ जल से घिरा हो उसे कहते हैं अपन खाड़ी। उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो जैसे कि ये कौन सी है? खंबाती खाड़ी। ये क्या घिरी है? 3 ओर से तो 3 ओर से तो भूमि से घिरी हुई है, और जबकि एक तरफ किससे घिरी हुई है? तो जल से घिरी हुई है, उसे अपन क्या कहते हैं?
खाड़ी कहते हैं। और जबकि जो आधा भाग, जिसका आधा भाग किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, यानी कि जहाँ आधा भाग पानी से घिरा हो और आधा किससे लगा हो, स्थल खंड से लगा हो, उसे अपन क्या कह देते हैं, अर्धद्वीप कहते हैं। क्या कह देते हैं, अर्धद्वीप है भाई। ये क्या है, अर्धद्वीप है, यानी कि पूरी तरीके से पानी से नहीं घिरा है। अगर पूरी तरीके से पानी से घिरा होता तो क्या कहलाता, द्वीप कहलाता। जबकि ये इसका आधा भाग तो स्थल खंड है, स्थल खंड से लगा है, जबकि आधा भाग किससे घिरा है, तो भूमि से लगा हुआ है। आधा भाग भूमि से, आधा भाग से इसको किसने घेर रखा है, तो नर्मदा नदी ने घेर रखा है इसके आधे भाग को, मंडला जिले के को। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अर्धद्वीप कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्धद्वीप स्थिति वाला जिला कौन सा है अपना, तो मंडला जिला है, जिसे किसने घेर रखा है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा प्लस बंजर नदी। यहाँ पे दो नदी बहती है, नर्मदा प्लस बंजर नदी। बंजर नदी कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान से भी होके बहती है। तो नर्मदा से घिरा अर्धद्वीपीय जिला भी कौन सा है, तो मंडला है। मंडला जिले को रानी दुर्गावती की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी दुर्गावती की भूमि किसको कहा जाता है, तो मंडला जिले को भी कहा जाता है। ठीक है, मंडला जिला एक अल्प नगरीकृत जिला है। ये कौन सा है, अल्प नगरीकृत। अल्प नगरीकृत का मतलब होता है कि यहाँ पर जो शहरों में, यानी कि नगर से मतलब शहर हो, जैसे कि कोई बड़ी सिटी हो गई, इंदौर सिटी मान लीजिए, अपने ये गुना सिटी मान लीजिए, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ वो सिटी मान लीजिए। तो ये यहाँ इस जिले में क्या है, नगर बहुत कम है, यानी कि जो बड़े बड़े शहर है ना वो बहुत कम है, गांव ज्यादा है, इसलिए ये कैसा है, तो अल्प नगरीकृत जिला है। कौन सा है, तो अल्प नगरीकृत जिला है। इनसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये मत सोचना कि अल्प नगरीकृत जिला है, अब इसमें क्वेश्चन आने वाली बात कौन सी है। तो इस तरीके से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प नगरीकृत जिला है, 4 ऑप्शन दे दिए और कथन कारण वाले पूछ लिए। कथन ए प्लस बी सही है, कथन सी सही है, कथन डी सही है, कथन ए बी सी डी सब सही है। कौन सा है बताओ, दो ऐसे जिले दे दिए जो अल्प नागरिकता हो, या फिर इनमें से कौन सा ही ऑप्शन दे दे, मंडला दे दिया, अलीराजपुर दे दिया, बालाघाट दे दिया, उमरिया दे दिया। निम्नलिखित में से अल्प नागरिकता जिला कौन सा है, तो आपको कौन सा चूज करना है, तो मंडला जिला करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कभी कभी आप धाराओं से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अल्प नागरिकता जिला वाला कौन सा है, तो अल्प नागरिकता जिला कौन सा है, तो अपना मंडला जिला है। ठीक है, और ये क्या है, एक आदिवासी जिला भी है। आदिवासी से भी समझ गए किस तरह की क्वेश्चन बनाना है आपको, तो और ये एक क्या है, आदिवासी जिला भी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कानाकिसली है। कानाकिसली का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो मंडला बालाघाट में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है, बालाघाट में। कहाँ आता है, तो बालाघाट जिले में आता है। ठीक है, तो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मंडला प्लस बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ पर एक फैन मिनीकोर अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो मंडला जिले में। इसको याद रखना है कि मंडला जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, तो फैन मिनीकोर अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सा है, तो फैन मिनीकोर अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, तो अपने मंडला जिले में पड़ता है। ठीक है, एक ये नोट लिख के लिखा है मैंने, इसको आप याद रखना, नोट जिले को। ठीक है, ये नोट लिख के रखा है, अगर कोई करंट पढ़ता है तो उसके बारे में उसको ये पता होगा, नहीं तो जिनको नहीं है पता वो इस पॉइंट को जरूर याद रखें। कौन सा, कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जिला, बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है अपना उमरिया जिले में। कौन से में, उमरिया जिले में। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो उमरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप कमेंट करके बताना। तो हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की गई, जो कि उमरिया जिले में है। एयर बैलून का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो बड़े बड़े गुब्बारों में एक बैठ जाते हैं। वो कौन सी पिक्चर हैगी, धमाल मूवी देखी हो आपने, तो धमाल मूवी में जब लास्ट में वो एयर बलून में पैसे चले जाते हैं, वो बलून रहता है बड़ा सा, और जो उसमें आग लगा देते हैं नीचे से और वो उड़ता चला जाता है। ठीक है ना, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो वो बलून यानी कि वो बड़ा सा गुब्बारा रहता है, उसे आप देखना, देखे होंगे वो भी आपने, अगर धमाल मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने। तो हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो विजय शाह है। कौन है, विजय शाह। विजय शाह क्या है, मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। उनके द्वारा 25 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की गई, जो कि कहाँ पड़ता है, तो
उमरिया जिले में पड़ता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 25 दिसंबर 2020 को की गई थी। और इस हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का जो संचालित करेगी, यानी कि इसको जो संचालन करेगी वो कौन सी कंपनी करेगी? तो इसे जयपुर की कंपनी करेगी। ठीक है ना, याद रखना आप, कौन सा भी मध्य प्रदेश की कंपनी का नाम दे देगा तो आप मध्य प्रदेश चूज करके नहीं आएंगे, उसमें कौन सी लगानी है? तो जयपुर की कंपनी है, जयपुर राजस्थान की। ठीक है, तो जयपुर की कंपनी स्काई वॉल्ट कौन सी है? स्काई वॉल्ट कंपनी है जो इसको क्या करेगी? संचालित करेगी। यानी कि यहाँ पर लोगों को घुमाने का काम, गुब्बारों में बिठा रखकर लोगों को घुमाने का काम कौन सी कंपनी करेगी? तो स्काई वॉल्ट कंपनी करेगी। ठीक है, संचालित करेगी। और इसकी स्थापना कब की, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 25 दिसंबर 2020 को की गई है। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहां पे किया गया है ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसको इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको सुन के यहीं पे याद हो जाए। ठीक है ना, तो याद रखना ये क्वेश्चन देखे हुए तो आप, अगर अपनी किस्मत अच्छी होगी तो अपने पेपर में दिख जाएगा। ठीक है ना, आपके पेपर में, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है नेशनल पार्कों से। श्याम बैरागी, कौन? श्याम बैरागी जो कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाला, आपने सुना होगा, रोज सुनने को मिलता होगा। सुबह जब भी आप नींद खुलती होगी तो कई लोगों की नींद तो इसी से खुलती होगी कि हाँ भैया गाड़ी वाला आ गया, चलो घर से कचरा लेके चलते हैं। तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना किसने गाया है? तो श्याम बैरागी ने गाया। किसने गाया? तो श्याम बैरागी ने गाया है, जो कि किस जिले से संबंधित है? तो मंडला जिले से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मंडला जिले से संबंधित है। तो गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल किसने गाया? तो श्याम बैरागी ने गाया, जो कि कहाँ से संबंधित है? तो मंडला से। तो आप बस इसको इस तरीके से याद रखते हैं, गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल कहाँ से चलता है? तो मंडला जिले से चलता है और जगह जगह घूमता है। क्योंकि इनका जो गायक हैं वो कौन है? तो श्याम बैरागी हैं, जो कि कहाँ से, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मंडला जिले में ही हुआ था। ठीक है, प्रीति परमार, ये कौन है? प्रीति परमार रोजगार सहायिका है। ये क्या है? प्रीति परमार एक रोजगार सहायिका है जिसे मनरेगा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इनको क्या दिया गया है? मनरेगा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मनरेगा के तहत अपनी पंचायतों में नहीं आते क्या कुछ भी काम, खरंजा वगैरह सब, ये मनरेगा के तहत लगभग अपने यहाँ पे 1 करोड़ की, पता नहीं मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के समथिंग सुन रखा है मैंने कि 1 करोड़ समथिंग रुपए आते हैं जिसके तहत पंचायतों का विकास करने के लिए। तो मनरेगा के तहत ये सरकार देती है, केंद्र सरकार, मनरेगा जो मनरेगा जो योजना है उसके तहत। तो ये क्या है? प्रीति परमार क्या है? एक रोजगार सहायक है। ये क्या है? एक रोजगार सहायक। आपने सुना नहीं होगा कि भैया हमारी कुटी निकाल दो, हमें वो दिलवा दो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला घर दिलवा दो, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। ये कौन करवाता है? तो अपने पंचायतों में कौन करवाता है? तो रोजगार सहायक करवाते हैं। तो वही है ये कौन है? तो प्रीति परमार रोजगार सहायक ही है। इनको इनके काम के लिए, यानी कि इनके उत्कर्ष काम के लिए इन्हें क्या दिया गया है? तो मनरेगा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, शंकर शाह, कौन? शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद। कौन? शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने कहां से किया था? तो मंडला जिले से किया था। यानी कि मंडला जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किन लोगों ने किया था? तो शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद ने किया था। ठीक है, ये कि कहां से इनका जो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो किस जिले से किया था? तो मंडला जिले से किया था। अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताना कि जो 1857 क्रांति है, क्या उसे क्रांति कहना उचित है या उसे विद्रोह या फिर स्वतंत्रता आंदोलन, कौन सा सही है इसमें से? क्रांति, विद्रोह या स्वतंत्रता आंदोलन? ठीक है ना, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा बहस है। स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाना सही है, क्रांति कहा जाना सही है, या फिर विद्रोह कहा जाना सही है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर आज इसके बारे में आपने कभी पढ़ा हो अच्छे से तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई, कौन? रानी अवंतीबाई जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की बात चल रही है यहाँ पे। कौन सा? 1857। तो रानी अवंतीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली शहीद वीरांगना थी। कौन थी? रानी अवंतीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में
पहली शहीद, यानी कि पहली शहीद अर्थात महिलाओं में पहली शहीद थी ये कौन? रानी अवंतीबाई। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? तो वीरांगना नाम दिया है। स्वतंत्रता संग्राम यहाँ लिख लीजिए 1857। कौन सा? 1857 का। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली शहीद होने वाली वीरांगना थी। ठीक है, कहाँ से रखती थी? तो मंडला जिले से संबंधित थी। सैयद हैदर राजा जो क्या थे? प्रसिद्ध एक चित्रकार थे। कब हुए थे? तो जन्म 1922 में हुआ था। ये भी किससे संबंधित थे? तो मंडला जिले से संबंधित थे। कौन? सैयद हैदर राजा प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। जन्म कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ये कहाँ के थे? तो मंडला जिले के ही थे। और डिंडोरी जिला इससे कब बना था? तो 25 मई 1948 को मंडला जिले से अलग होकर कौन सा जिला बना था? तो अपना डिंडोरी जिला बना था। डिंडोरी जिले का गठन कब हुआ था? तो 25 मई 1998 को। किससे अलग हुआ था? तो मंडला जिले से ही अलग हुआ था। ठीक है, ये था अपना मंडला जिला जो कि समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।